वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ते हैं GS2 का जो टॉपिक है हमारे पॉलिटी का, लक्ष्मीकांत बुक जो है उसका इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, ये आज हम पढ़ते हैं। तो इमरजेंसी प्रोविजंस UPSC या फिर स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं SSC, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल टॉपिक है। तो समझते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होता है। ये पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है और आर्टिकल 352 से लेकर 360 आर्टिकल इमरजेंसी से रिलेट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिया है हमने? हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने डिफरेंट कंट्री के गुड पार्ट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सभी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। तो जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजंस को हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से, बोरोड फ्रॉम जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज़ इमरजेंसी? इमरजेंसी क्या होती है? अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ गवर्नेंस दैट कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सर्टेन क्राइसिस सिचुएशंस। तो इमरजेंसी एक ऐसा पीरियड होता है, आपातकाल इमरजेंसी क्या होती है? देखो, जैसे इमरजेंसी का मतलब यही होता है कोई ऐसी सीरियस टाइप की सिचुएशन, जैसे कि हम इसे नॉर्मल सी आम आदमी की भाषा में समझेंगे तो इमरजेंसी क्या होता है? हमारा बुरा समय। तो गवर्नमेंट की नज़र से इमरजेंसी क्या होती है? इंडिया पर जब कोई क्राइसिस आ जाता है, इंडिया के किसी स्टेट पर जब कोई क्राइसिस आ जाता है, कोई दुविधा आ जाती है, तो वो होता है हमारा इमरजेंसी। ठीक है, तो आपातकाल का ऐसा समय होता है जहाँ पे जो कि कौन प्रोक्लेम करता है इमरजेंसी को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का प्रेसिडेंट अनाउंस करता है कि इमरजेंसी लगाई जाएगी क्राइसिस सिचुएशंस में। ठीक है, मुसीबत के समय में। अब इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके की दे रखी है। पहली होती है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 के अंडर लगती है और ये नेशनल इमरजेंसी लगती है पूरी थ्रू आउट द इंडिया, पूरी इंडिया पे लगती है। ठीक है। प्रेसिडेंट्स रूल का क्या मतलब होता है? स्टेट इमरजेंसी, जो कि हम किसी पर्टिकुलर स्टेट में लगाते हैं, ये भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लगाते हैं। तीनों ही इमरजेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोक्लेम करते हैं। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के अंडर लगता है, इसे स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये आर्टिकल 360 के अंडर लगती है। तीनों ही इमरजेंसी कौन प्रोक्लेम करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब नेशनल इमरजेंसी क्या होती है? सबसे पहले हम ये समझते हैं। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंडर लगाई जाती है। नेशनल इमरजेंसी के क्या ग्राउंड्स होते हैं? किस बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी लगती है? तो 3 ग्राउंड होते हैं। एक होता है वॉर, एक होता है एक्सटर्नल एग्रेशन, एक होता है आर्म्ड रिबेलियन। वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे जो लगती है उसे कहते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। मतलब नेशनल इमरजेंसी तो है वो, बट वो उसे एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं। एक लगती है आर्म्ड रिबेलियन पे, उसे कहते हैं इंटरनल इमरजेंसी। अब ये वॉर क्या है? मतलब जब इंडिया का किसी दूसरे देश से युद्ध चल रहा हो, वॉर जैसी सिचुएशन हो, ठीक है, तो ये होती है वॉर, ऐसा ग्राउंड। एक ग्राउंड होता है एक्सटर्नल एग्रेशन, इंडिया में आपस में ही राइट्स हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे हैं, वो हो गया एक्सटर्नल एग्रेशन। और एक होता है आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन क्या है? राइट्स हो रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जो है वो आपस में स्टेट्स के डिस्प्यूट्स हो रहे हैं या फिर गवर्नमेंट्स के डिस्प्यूट हो रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम झगड़े हो रहे हैं, तो आर्म्ड रिबेलियन वो चीज़ होती है। मतलब बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है कि लोग आम जो हथियार होते हैं उनसे लड़ रहे हैं, तो एक होता है आर्म्ड रिबेलियन, इसको इंटरनल इमरजेंसी में कहते हैं। अब हमारी नेशनल इमरजेंसी इंडिया में कितनी बार लगी है? नेशनल इमरजेंसी इंडिया में लगी है 3 बार। ठीक है, वो मैं भी आपको बताऊंगी कब कब लगी थी ये। 1975 में जो लास्ट टाइम जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी वो लगाई थी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है, और ये लगी थी
इन्होंने जो ग्राउंड दिए थे ना, किस ग्राउंड्स पे लगाई थी? इंटरनल डिस्टर्बेंस। इस इंटरनल डिस्टर्बेंस ही पहले ग्राउंड होता था नेशनल इमरजेंसी लगाने का, जिसे रिप्लेस करके 44th अमेंडमेंट एक्ट ने आर्म्ड रिबेलियन वर्ड इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो आर्म्ड रिबेलियन वर्ड है ये 44th अमेंडमेंट से आया है। अब ये प्रोक्लेम कौन करता है? प्रोक्लेम करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अनाउंस करता है नेशनल इमरजेंसी के पूरे प्राइम मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, क्या प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल, वो प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि आप जो है इमरजेंसी लगा दो, और ये एक्सेप्ट करनी पड़ती है विद इन 1 मंथ। ठीक है, बाकी जो इमरजेंसी हैं, जो प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी है, उनका टाइम 2 महीने का है, बट इसे बस 1 महीने में एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब अगर इसे कंटिन्यू करना है तो हर 6 महीने बाद इसे अप्रूवल लेना पड़ेगा पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का। ठीक है, जब अप्रूव होएगी तो ही लगेगी। नो मैक्सिमम टाइम, इससे ज़्यादा नहीं होता, बस 6 महीने में कंटिन्यू करना है, हर 6 महीने में अप्रूवल लेना पड़ेगा। एवरी रिजोल्यूशन अप्रूव्ड स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि 2/3 मेजोरिटी एंड, और जो स्पेशल मेजोरिटी का जो प्रोविज़न होता है 50% से ज़्यादा वो होनी चाहिए उस पर सहमति, और 2/3 मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। स्पेशल मेजोरिटी लगती है इसमें। बाकी ये जो इमरजेंसी इनमें लगती है सिंपल मेजोरिटी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी में, यानी कि ये जो स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी इनमें लगेगी ओनली सिंपल मेजोरिटी। बट नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए जो पूरी थ्रू आउट द इंडिया लगती है, इसमें चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, और ये स्पेशल मेजोरिटी भी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने ऐड किया है कि इस पे भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी। इंटायर कंट्री और एनी पार्ट ऑफ इट, देखो या तो नेशनल इमरजेंसी पूरी कंट्री पे लगती है कि उसके किसी पार्ट पे भी लग सकती है, बट ये पूरी कंट्री पे ही लगती है। ठीक है, और 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने ये ऐड करा है एनी पार्ट ऑफ इट। ठीक है, कि किसी पार्ट पे भी लग सकती है इंडिया के। रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, अब नेशनल इमरजेंसी हटानी है तो क्या करेंगे? क्या 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 चीज़ें होती हैं फिर? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। तो अगर नेशनल इमरजेंसी हटानी है तो कभी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटा सकते हैं, एनी टाइम, नो नीड ऑफ पार्लियामेंट अप्रूवल, यानी कि पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं है। कभी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे अनाउंस करते हैं वैसे वो अनाउंस ये भी कर सकते हैं कि भाई इमरजेंसी हटा दो। और कैसे हट सकती है नेशनल इमरजेंसी? इफ़ द लोकसभा पासिस अ रिजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट्स कंटिन्यूशन। लोकसभा, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा से भी ज़्यादा पावरफुल हाउस होता है, आपको पता है ना, क्योंकि राज्यसभा इतना पावरफुल हाउस नहीं होता, वो तो सेकंड टाइप का हाउस होता है, वो बना रखा है। ज़्यादा पावर्स तो लोकसभा के पास ही होती हैं। तो लोकसभा जब रिजोल्यूशन पास करता है और वो अब डिसअप्रूव करता है कि भाई जैसे हमें हर 6 महीने में कंटिन्यूशन लेना है, मैंने अभी आपको बताया था, हर 6 महीने में पार्लियामेंट अप्रूवल लेना है, कंटिन्यूशन लेना, अप्रूव होनी चाहिए। तो लोकसभा जब ये रिजोल्यूशन दे दे कि भाई इसको डिसअप्रूव कर दो, अब इसका कंटिन्यूशन, अब इसे रोक दो, अब नहीं लगनी, कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 1/10 ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा गिव अ रिटन नोटिस टू द स्पीकर और प्रेसिडेंट, स्पेशल सिटिंग 14 डेज। तो 14 दिन तक जो होते हैं ना 1/10 मेंबर होते हैं लोकसभा के, 1/10, ठीक है, वो रिटर्न नोटिस देंगे स्पीकर को या फिर प्रेसिडेंट को, स्पीकर ऑफ द लोकसभा को, जो लोकसभा का हेड होता है उसको नोटिस देंगे, या फिर प्रेसिडेंट को देंगे, और उसकी एक स्पेशल सिटिंग होती है, वो सब डिसअप्रूव करते हैं इसका कंटिन्यूएशन। ठीक है, तो ये 2 ग्राउंड्स हैं जिन पे नेशनल इमरजेंसी हट सकती है। अब नेशनल इमरजेंसी का क्या स्टेट असर होता है, इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, इफ़ेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, देखो, सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रिलेशन पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है। सेंटर गिव डायरेक्शंस टू स्टेट और ऑन एनी मैटर,
नेशनल इमरजेंसी लगती है तो इंडिया का जो सिस्टम है वो एक फेडरल सिस्टम है, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर हुई हुई है। मैंने आपको बताया था कि जो प्रीवियस वीडियो में कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है। फेडरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे पावर्स डिवाइडेड है। सेंटर गवर्नमेंट पूरे देश के लिए लॉ बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने पर्टिकुलर राज्य के लिए बनाती है, ठीक है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के रिलेशन पे क्या असर आता है। अब जब इंडिया का सिस्टम एक यूनिटरी फेडरल सिस्टम है तो ये फेडरल सिस्टम से हटकर एक यूनिटरी सिस्टम बन जाता है, यानी कि पावर केवल सेंटर यूनिटरी सेंटर के पास आ जाती है। तो सेंटर स्टेट को डायरेक्शंस देने लग जाती है किसी भी मैटर में। पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर्ड टू मेक लॉस एंड एनी मैटर इन स्टेट लिस्ट। तो 3 तरीके की लिस्ट होती हैं जो हमारे 7th शेड्यूल में दे रखी हैं। कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल लॉज बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उस पर दोनों बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के मैटर पे लॉज बनाने लग जाता है। मतलब पार्लियामेंट तो संसद होता है ना यूनियन गवर्नमेंट का, ये स्टेट लिस्ट के मैटर पे लॉ बनाने लग जाता है, ठीक है। तो पावर किसके पास ज़्यादा चली जाती है, सेंटर गवर्नमेंट के पास। कॉन्स्टिट्यूशन बिकम यूनिटरी रादर देन फेडरल। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है जहाँ पे पावर डिवाइडेड हो, सेंटर स्टेट और जुडिशरी तीनों में पावर डिवाइडेड है, ठीक है। बट यहाँ पे सारी पावर यूनिटरी हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिटरी हो जाता है कि सारी पावर्स किसके पास आ गई, स्टेट गवर्नमेंट के पास। प्रेसिडेंट इशू ऑर्डिनेंसेस ऑन स्टेट सब्जेक्ट ऑल्सो। तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकते हैं स्टेट सब्जेक्ट्स पे भी। प्रेसिडेंट कैन आइदर रिड्यूस और कैंसिल द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंसेस फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। तो प्रेसिडेंट जो फाइनेंसेस भेजते हैं, सेंटर गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को मनी देती है, फाइनेंस देती है, खर्चे, वो सब देना बंद कर सकती है, ठीक है। तो ये इसके इम्पैक्ट होते हैं नेशनल इमरजेंसी के सेंटर स्टेट रिलेशन पे, केंद्र और राज्य सरकारों के रिलेशन पे ये असर होता है। अब लोकसभा में क्या असर होता है नेशनल इमरजेंसी का, लोकसभा में भी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर। तो लोकसभा जो होता है हमारा हाउस, ये इस 1 साल तक एक्सटेंड हो सकता है जब नेशनल इमरजेंसी लगती है। नेशनल इमरजेंसी लगेगी, लोकसभा का जो जनरल टर्म होता है वो 5 साल का होता है। 5 साल बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो लोकसभा 1 ईयर तक एक्सटेंड हो जाती है। यह हो सकती है, मे भी लिखा है, ठीक है, हो सकती है। अब क्या नेशनल इमरजेंसी के इफ़ेक्ट क्या होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली पे, यानी कि जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यहाँ पे क्या इसमें क्या इम्पैक्ट होते हैं। दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी केसेस सीज टू ऑपरेट। तो लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो 6 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रहेगी। इफ़ेक्ट्स ऑन फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं इस नेशनल इमरजेंसी के। तो फंडामेंटल राइट पे आर्टिकल 358 जो है ये भी इमरजेंसी प्रोविजंस के अंडर आता है। तो आर्टिकल 19 जो है हमारा 6 फंडामेंटल राइट हमें देता है। आर्टिकल 19 है ना, बहुत वाइड आर्टिकल है, ठीक है, और ये हमें 6 फंडामेंटल राइट देता है, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसे राइट्स देता है ये कि हम इंडिया में कहीं पे भी थ्रू आउट द टेरिटरी हम रिसाइड कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो बहुत सारे राइट देता है हमें आर्टिकल 19, फंडामेंटल राइट है ये हमारा। तो ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, तो फंडामेंटल राइट हमारे जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो ऑटोमेटिकली हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी जब लगती है, एक्सटर्नल वाली लगती है जो वॉर की सिचुएशन में, और एक्सटर्नल इमरजेंसी जो होती है ना, जो हमारी आर्म्ड रिबेलियन वाले उस पर लगती है। तो नेशनल इमरजेंसी लगने से हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं जो आर्टिकल 19 में दिए गए हैं।
आर्टिकल 359 क्या कहता है कि आर्टिकल 359 क्या कहता है, प्रेसिडेंट मे सस्पेंड द राइट टू मूव टू कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट। तो आर्टिकल 359 ये कहता है कि हम पे राइट है कि हम कोर्ट जा सकते हैं जब भी हमारा फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन के लिए। सोच रहे हो कि कितना सारा, देखो केंद्र राज्य के रिलेशंस पे कितना असर पड़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को पैसे भी नहीं भेजेगी, फाइनेंसेस भी नहीं भेजेगी, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा यूनिटरी हो गया, सारी पावर किसके पास आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लोकसभा की टर्म एक्सटेंड हो सकती है, फंडामेंटल राइट्स हमारे छीन जाते हैं एक तरीके से। वैसे तो हमें मिले हुए हैं बट जब इमरजेंसी लगेगी तो वो राइट्स हमारे वॉयलेट होते हैं और वो राइट्स हमसे छीन लिए जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। आर्टिकल 19 वाले राइट्स भी, और आर्टिकल 359 क्या कहता है कि भाई जब हम कोर्ट जा सकते हैं, नॉर्मल सिचुएशंस में तो हम कोर्ट जा सकते हैं जब हमारा फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो। बट अगर इमरजेंसी लग गई, नेशनल इमरजेंसी, तो हम अपने राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट्स भी नहीं जा सकते हैं। राइट्स आर एक्टिव ओनली देयर इन्फोर्समेंट इज सस्पेंडेड। देखो राइट्स तो एक्टिव हैं, ऐसा नहीं है फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन से हट गए या फंडामेंटल राइट हमेशा के लिए छिन गए, नहीं। राइट्स तो एक्टिव हैं बट उनका जो इन्फोर्समेंट है वो सस्पेंड हो जाता है, यानी कि वो उस समय जब नेशनल इमरजेंसी लगी है जब तक वो उन्हें हम वो नहीं कर सकते, मतलब उन्हें हम लागू नहीं कर सकते, हम उनके लिए कोर्ट्स नहीं जा सकते हैं अगर वो वॉयलेट भी हों तो। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आती है जिसमें आर्टिकल 359 में द राइट टू मूव टू कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट सस्पेंड। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ने ये बोला था, जो आर्टिकल 359 जो हमें ये बताता है कि हम नेशनल इमरजेंसी के समय कोर्ट्स भी नहीं जा सकते हैं और नेशनल इमरजेंसी के समय हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। इसने ये बोला कि सारे राइट सस्पेंड हो सकते हैं, सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे, बट फंडामेंटल राइट नंबर आर्टिकल नंबर 20 और 21, 20 होता है, आर्टिकल 20 क्या होता है, और 21 तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है, मतलब व्यक्तिगत आज़ादी और लाइफ का अधिकार। तो ये तो बहुत वाइड राइट है, ये वाला और ये वाला 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, यानी कि ऑफेंस करने से पहले हमें क्या प्रोटेक्शन मिलती है, क्या क्या चीज़ें प्रोटेक्शन मिलती है। जैसे कि ये राइट ये कहता है जब हमने क्राइम कर लिया होता है तो उसके बाद क्या होता है, एक इंसान को 24 घंटे के अंदर एक मैजिस्ट्रेट के पास वो करना पड़ता है, पेश करना पड़ता है। तो प्रोसीजर फॉलो होता है, ऐसा नहीं है कि, और पुलिस को ग्राउंड्स बताने होते हैं कि किस बेसिस पे इंसान को अरेस्ट किया है। तो ये सब जो हमारा आर्टिकल 20 है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, यानी कि किसी इंसान ने क्राइम किया और वो गिल्टी मतलब गुनहगार प्रूव भी हो गया, तो अब उसके पास क्या क्या प्रोटेक्शन है कि उसे भाई 24 घंटे के अंदर एक मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाओ, उसे ग्राउंड्स बताओ और पूरा प्रोसीजर फॉलो करो, उसे कोर्ट में पेश करो, तो ये सब फॉलो होगा। और ये होता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल नंबर 21। बस ये दोनों आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो सकते, बाकी सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने चेंज किया आर्टिकल 359 में, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्स थ्री टाइम। नेशनल इमरजेंसी इंडिया में 3 बार लगी है। पहली लगी थी 1962 में, चाइनीज़ एग्रेशन इन NEFA नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर इमरजेंसी, जनवरी 1968 तक कंटिन्यू रही। 1962 में लगी थी, 1968 तक कंटिन्यू रही थी। सेकेंड टाइम लगी थी दिसंबर में, 1971 दिसंबर में, अटैक बाय पाकिस्तान इवन व्हेन दिस इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। तो 1971 में लगी थी जब पाकिस्तान ने अटैक किया था। और थर्ड टाइम कब लगी थी, जब ये वाली लगाई थी इंदिरा गांधी ने, 25 जून 1975 को लगी थी ये, इसकी डेट है। और ये लगाई थी इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे। पर ये इंटरनल डिस्टर्बेंस का ग्राउंड मैंने अभी आपको बताया था कि ये हटाकर
इसकी जगह पे वर्ड लिख दिया गया आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी ना, इसकी एक बैकग्राउंड स्टोरी है। इसमें क्या होता है कि जो इंदिरा गांधी जब इलेक्शन जीतती हैं, 4th जनरल इलेक्शन, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इंदिरा गांधी के ओपोनेंट होते हैं मिस्टर राज नारायण, जो कि ये राज नारायण को बहुत ज़्यादा भारी मात्रा के वोट से हराती हैं। तो राज नारायण हार जाते हैं, इंदिरा गांधी जीत जाती हैं। और इंदिरा गांधी जब इनकी जो गवर्नमेंट बनी थी, तो इन्हें जो रूल करते थे ना, जैसे कि एंशियंट मतलब ये होता था कि इंदिरा गांधी तो छोटी थी जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी, जब वो न्यू कांग्रेस में आई थी और जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। तो इनमें तो इतना ज़्यादा माइंड नहीं था, तो इन्हें सब गूंगी गुड़िया के नाम से भी जानते थे कि ये गूंगी गुड़िया है। तो जो भी इनके सीनियर्स कहते थे ना, तो कांग्रेस में ऐसे कुछ लीडर्स होते थे जैसे सिंडिकेट, शायद यही वर्ड से बोलते थे। तो सिंडिकेट्स ऐसे लोग होते थे कांग्रेस के जो इंदिरा गांधी को गवर्न करते थे, मतलब बॉडी इंदिरा गांधी की है पर दिमाग वो ही लोग इन्हें देते थे, इन्हें यही बताते थे कि ये काम करो। तो इंदिरा गांधी जब जीत जाती हैं इलेक्शन, तो ये राज नारायण को हरा देती हैं। तो राज नारायण इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं, जिसमें वो ये बोलते हैं कि जो इंदिरा गांधी हैं वो गलत तरीके से इलेक्शन जीती हैं और इन्होंने पब्लिक में दारू बांटी है, शॉल्स बांटे हैं, ब्लैंकेट बांटे हैं। तो इंदिरा गांधी क्या करती हैं, उस समय प्रेसिडेंट होते थे हमारे फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो ये प्रेसिडेंट को रिट पिटीशन जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जो राज नारायण फाइल करते हैं। वो ये बोलते हैं गलत तरीके से इलेक्शन जीती हैं। तो उस समय हाई कोर्ट का डिसीज़न आता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीज़न आता है कि ये अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगी, पर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह सकती हैं। और बट ये किसी भी, वो कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो रह सकती हैं, बट ये किसी भी जो प्रोसीडिंग होती है ना पार्लियामेंट की, उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। तो इंदिरा गांधी देखो, प्रेसिडेंट तो बस से कठपुतली की तरह ही होते हैं, वो तो कैबिनेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनके डिसीजन पे ही काम करते हैं। रियल एग्जीक्यूटिव तो वही होते हैं ना, प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल। तो इंदिरा गांधी एडवाइस करती है फ़खरुद्दीन अली अहमद को कि भाई आप इमरजेंसी लगा दो, ठीक है। तो वो इमरजेंसी लगा देते हैं, बट ये इमरजेंसी ने पूरी इंडियन हिस्ट्री चेंज करी। मतलब बहुत ज़्यादा डार्क पीरियड था ये इंडियन इमरजेंसी में, क्योंकि ये इन्होंने किसी इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसी कोई सिचुएशन नहीं थी इंडिया में, ठीक है। ये इन्होंने बस अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए, क्योंकि इन्हें पता था कि ये जो है ना गलत कराया इन्होंने सच्ची में अपने वोट्स मांगे थे, मतलब लोगों को भड़काया था, अपने जाल में फंसाया था। तो ये सच्ची में ही ऐसे गलत तरीके से इलेक्शन जीती थी। तो इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए क्या करा, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी इंडिया में, जो कि एक बिल्कुल मीनिंगलेस इमरजेंसी थी, बट इन्होंने डिक्लेयर करी 25 जून 1975 को, ठीक है। तो इंदिरा गांधी तो फर्स्ट हमारी प्राइम मिनिस्टर रही हैं। हालांकि बहुत पावरफुल लेडी थी, बहुत अच्छा इन्होंने कांग्रेस हमारी चली है, सब अच्छा हुआ है, बट ये जो इमरजेंसी थी ये बहुत डार्क फेज था इंडियन डेमोक्रेसी का। इसमें बहुत सारे लोगों के राइट्स छीने गए, बहुत सारे लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है ना, कि मतलब ग्राउंड्स भी नहीं बताओ और ऐसे उठा लो। तो नेशनल इमरजेंसी में ये चीज़ भी होती है कि लोगों को ना, हम जनरली तो पहले ये होता था कि ग्राउंड्स बताएंगे कि भाई आपको इस वजह से हम गिरफ्तार करते हैं, उठा रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से तो ये आर्टिकल 20 वोलेट नहीं होगा, इसलिए तो ये अमेंडमेंट एक्ट है कि पहले जब इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, तो उस समय क्या हुआ था, लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेसिस पे अरेस्ट किया गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि लोगों को हम ग्राउंड्स भी नहीं बताएंगे कि किस वजह से हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। सरकार का जो भी मतलब मन में आया है कि भाई इस इंसान को उठाना है, तो वो उसी इंसान को अरेस्ट करके ले जाती थी। इस वजह से जब 1978 में ये एक्ट आती है 44th अमेंडमेंट, तो ये आर्टिकल 20 को प्रोटेक्ट कर लेती है कि भाई इमरजेंसी लग भी जाएगी तो आर्टिकल 20 यानी कि किसी को भी हम बेवजह अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये सस्पेंड नहीं होगा। अच्छा, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है ना, तो उसमें एक चीज़ होती है, जो दोनों इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल और
मतलब ये स्टेट इमरजेंसी जो होती है और हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसमें तो रिटर्न रिकमेंडेशन की नीड नहीं होती है। बट नेशनल इमरजेंसी में जो कैबिनेट होता है, मंत्रिमंडल, उसकी रिटर्न एडवाइस की ज़रूरत होती है। बट इन्होंने उसकी रिटर्न एडवाइस भी नहीं ली और इन्होंने विदाउट रिटर्न एडवाइस ऑफ और कैबिनेट ये इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं प्रेसिडेंट रूल क्या होता है। प्रेसिडेंट रूल होता है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, इसे प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं। ये तो इंडिया में बहुत सारी बार लगी है। नेशनल इमरजेंसी 3 बार और ये तो 100+ टाइम्स लगी है। ठीक है, इसका क्या रीज़न होता है स्टेट इमरजेंसी लगने का या प्रेसिडेंट रूल लगने का? तो प्रेसिडेंट रूल लगने का नेचर मतलब रीज़न ये होता है जब स्टेट गवर्नमेंट जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही होती है, स्टेट में कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है और स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अनुसार नहीं चलती है, तो इन स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, यानी कि स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। ठीक है, इसके ग्राउंड्स क्या होते हैं? इफ़ टू प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड गवर्नर रिपोर्ट। तो गवर्नर जो होता है ना वो मीडिएटर का काम करता है सेंटर और स्टेट में। मतलब ये गवर्नर का सिस्टम ही एक सेंट्रल सिस्टम है, इसका कुछ काम नहीं होता, बस इसका ये काम होता है प्रेसिडेंट को रिपोर्ट बना मतलब एडवाइस देता रहता है कि स्टेट सही से चल रही है नहीं चल रही है स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नर ये देखता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपना काम ढंग से नहीं कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं कर रही है, तो ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि आप उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल यानी कि स्टेट इमरजेंसी लगा दो। ठीक है, तो ये होता है। और उसमें क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाती है, प्रेसिडेंट उस स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर देते हैं। स्टेट फेल्स टू कॉम्प्लाई विद सेंटर डायरेक्शन, और स्टेट सेंटर के डायरेक्शंस यानी कि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर है ना इंडिया में, तो उसकी डायरेक्शंस मतलब उसकी आज्ञा का पालन ना करे, उसके डायरेक्शंस ना माने। तो ये 2 ग्राउंड्स होते हैं। ठीक है, एक तो गवर्नर को लगना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, तो गवर्नर रिपोर्ट देगा प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट ये स्टेट इमरजेंसी लगा देगा, प्रेसिडेंट रूल लगा देगा। और स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलती और सेंटर के डायरेक्शंस का पालन नहीं करती। प्राइमरी अप्रूवल, अब इसका अप्रूवल लेने के लिए 2 महीने होते हैं, 2 महीने चाहिए। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मतलब 2 महीने विदिन 2 मंथ इसका अप्रूवल चाहिए होता है। और कंटिन्यू कब होएगी? देखो 6 महीने में ना हमें कंटिन्यू का एक वो लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट से, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों से ही हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा हर 6 महीने, अगर इसे कंटिन्यू ही रखना है। तो अगर कंटिन्यू नहीं रखना तो भाई 6 महीने में ही हट जाएगी, बट अगर कंटिन्यू रखना है तो हर 6 मंथ में अप्रूवल लेना पड़ेगा बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट से। मैक्सिमम पीरियड कितने समय तक के लिए लगा सकते हैं? इसका तो कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है, तो कितने भी साल लगा लो नेशनल इमरजेंसी, बट इसका मैक्सिमम पीरियड होता है स्टेट इमरजेंसी का 3 साल से ज़्यादा नहीं लगा सकते, मैक्सिमम पीरियड 3 साल है। बियॉन्ड 1 ईयर, अगर ये 1 ईयर से ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है हमारा किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल, 1 साल से ज़्यादा का लग गया, तो नेशनल इमरजेंसी और इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट, तो अगर ये 1 साल से ज़्यादा लगा है ना हमारा प्रेसिडेंट रूल मतलब स्टेट के अंदर इमरजेंसी, तो उसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि पूरे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगी होनी चाहिए, या फिर इंडिया के किसी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी लगी होनी चाहिए, या फिर इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई करे, क्योंकि इलेक्शंस भी तो होते हैं स्टेट में, तो ये भी तो देखना पड़ता है। तो इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई करे कि हाँ उसके जो स्टेट के इलेक्शंस होंगे उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो मतलब जो मैनिफेस्टो वगैरह भी तो निकालते हैं इलेक्शन के दौरान, अपनी पार्टी का वो करते हैं ना, हर जगह जाके बोलते हैं वोट। तो जब अपना इलेक्शन कमीशन भी सर्टिफाई करे कि अगर प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 1 साल से ज़्यादा अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो कंडीशन ये होती है, पहली कंडीशन नेशनल इमरजेंसी लगी हो इंडिया में, इंडिया के किसी पार्ट में, और इलेक्शन कमीशन भी सर्टिफाई करे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब प्रेसिडेंट रूल कौन हटा सकता है? प्रेसिडेंट हटा सकता है किसी भी टाइम, इसमें कोई पार्लियामेंट की अप्रूवल की नीड नहीं है। जबकि जो हमने
नेशनल इमरजेंसी पड़ी थी उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो हटा सकते थे, बट उसमें लोकसभा के 1/10 मेंबर का रिटर्न अप्रूवल चाहिए था, है ना, हटाने के लिए। 2 कंडीशन थी नेशनल इमरजेंसी को हटाने के लिए। अब प्रेसिडेंट रूल के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें इससे होती हैं, असर क्या होता है इसका। फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस गवर्नर करता है। प्रेसिडेंट पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर का काम, यानी कि जो स्टेट की वो होती है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनका काम कौन करता है, पार्लियामेंट करने लग जाता है। प्रेसिडेंट डिसमिसेस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो स्टेट होती है उसका जो मंत्रिमंडल होता है, मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल, उन सबको हटा देता है, डिसमिस कर देता है स्टेट गवर्नमेंट को। प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स और सस्पेंड द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर अ स्टेट ऑफ अ स्टेट, तो प्रेसिडेंट जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसको स्टेट की डिसॉल्व कर देता है। पार्लियामेंट पासिस द स्टेट लेजिस्लेचर लेजिस्लेटिव बिल, तो पार्लियामेंट अब स्टेट के लेजिस्लेटिव बिल, यानी कि पार्लियामेंट स्टेट के अंदर लॉ बनाने लग जाता है और स्टेट का बजट तय करने लग जाता है। सारा पावर मतलब केंद्र सरकार के पास आ जाती है एक तरह से। और स्टेट हाई कोर्ट फंक्शन पावर्स रिमेन सेम, बट ये होता है जो स्टेट का हाई कोर्ट है उसकी तो पावर सेम रहती है, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू भी रहता ही रहता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब जुडिशरी की ऐसी पावर कि वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के एक्शंस को चेक करते हैं। तो फाइनेंशियल, अब हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंडर लगती है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352 के अंडर। प्रेसिडेंट रूल लगता है आर्टिकल 356 के अंडर, स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 360 के अंडर। फाइनेंशियल इमरजेंसी का क्या रीज़न होता है, आ सिचुएशन हैज़ अराइजन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड। भाई इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कहीं से लोन ले रखा है और अपने कर्जे नहीं चुका पा रही है, बहुत ज़्यादा कर्जों के तले दब गई, तो ये रीज़न होता है इंडिया में बिल्कुल इंडियन गवर्नमेंट का पास पैसा ना बचे, इंडिया का जीडीपी बिल्कुल लो पे चला जाए, तो ऐसी सिचुएशन होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की, जब इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डेप्ट में होती है, ठीक है। क्रेडिट ऑफ इंडिया थ्रेटन होता है। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी वैसे एक बार भी इंडिया में नहीं लगी है, सबसे पहली बात तो ये है। नेशनल इमरजेंसी 3 टाइम्स, प्रेसिडेंट रूल तो लगता रहता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगी है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है इसमें भी 2 महीने, जबकि हमने नेशनल इमरजेंसी में 1 महीने में पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए था। बट जो हमारा प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, दोनों ही टाइप की इमरजेंसी में, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी में 2 महीने चाहिए, ठीक है, अप्रूवल के लिए। बोथ हाउसेस विदिन 2 मंथ अप्रूव कर सकते हो। मैक्सिमम पीरियड, नेशनल इमरजेंसी का कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं था। स्टेट इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट रूल था उसका मैक्सिमम पीरियड था 3 साल से ऊपर नहीं लग सकती, और 1 साल से ज़्यादा लगेगी तो उसमें 2 कंडीशन मैंने आपको बताई थी, ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी का मैक्सिमम पीरियड क्या है, कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है नेशनल इमरजेंसी की तरह, ठीक है। और सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। देखो नेशनल इमरजेंसी में क्या थी, स्पेशल मेजोरिटी थी, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। और प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, इन दोनों में बस सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जो भी उस संसद में जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनकी वोटिंग कराना, वो होती है सिंपल मेजोरिटी। नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड, पार्लियामेंट का कोई अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होता इसकी कंटिन्यूशन के लिए। जबकि जो हमारा डिफरेंस क्या है पार्लियामेंट्री अप्रूवल का, कि जो हमारी नेशनल इमरजेंसी थी उसमें भी 6 महीने का टाइम था, कंटिन्यू होएगी तो अप्रूवल चाहिए। और प्रेसिडेंट रूल था स्टेट इमरजेंसी, उसमें भी 6 महीने का टाइम था कि बार बार कंटिन्यू करने के लिए हर 6 महीने बाद अप्रूवल चाहिए ही होता था, दोनों ही इमरजेंसी में। बट इस वाली इमरजेंसी में कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की नीड नहीं है इसके कंटिन्यूएशन के लिए। रिवोकेशन प्रेसिडेंट करता है इसका भी, ठीक है।
और तीनों ही इमरजेंसी को रिवोक और प्रोक्लेम दोनों ही प्रेसिडेंट करते हैं, लगाना भी और हटाना भी। बस फ़र्क इतना है कि नेशनल इमरजेंसी में एक चीज़ होती है, लोकसभा भी रिटर्न अपना 1/10 मतलब सिंपल मेजोरिटी से लिख कर दे, ठीक है। और प्रेसिडेंट रूल में ये होता है, प्रेसिडेंट रूल भी ये हटाता है, प्रेसिडेंट हटाता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी भी प्रेसिडेंट ही रिवोक करता है, किसी भी समय कर सकता है, ठीक है। बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि नेशनल इमरजेंसी में लोकसभा का रिटर्न वो चाहिए होता है, वो भी मर्जी है। वैसे तो प्रेसिडेंट ही हटा देगा, एक कंडीशन ये है कि प्रेसिडेंट हटा देंगे नेशनल इमरजेंसी, और एक कंडीशन ये है कि 1/10 मेंबर लोकसभा के रिटर्न वो नोटिस देंगे। बाकी तीनों ही इमरजेंसी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिवोक करते हैं किसी भी समय, तब वो चाहेंगे तो वो ये इमरजेंसी हटा देंगे। और सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज रिड्यूस कोर्ट अफेक्ट। हाँ तो देखो, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है ना, तो इसमें जज वगैरह की सैलरी और इनके मतलब ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, कोर्ट पे असर पड़ता है इसमें। और फाइनेंशियल इमरजेंसी के और क्या असर हो सकते हैं कि भाई सेंटर अब स्टेट्स को पैसे नहीं देगी, उनके फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएंगे, तो ठीक है। तो ये था हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस का पूरा क्रिटिकल एनालिसिस। और जो ये वाली इमरजेंसी थी इंदिरा गांधी वाली 1975 की, अगर आप चाहते हैं मैं इंदिरा गांधी की इस पे पूरा इन पे वीडियो बनाऊँ तो इन पे वीडियो आ जाएगी, और इस इमरजेंसी पे भी आ जाएगी, ठीक है। तो इमरजेंसी क्या होती है? एक आपातकाल की सिचुएशन। जैसे कि हम इमरजेंसी का क्या मतलब, सिंपल भाषा में देखो, जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं तो कब जाते हैं? जब हमें इमरजेंसी होती है, कोई बीमारी ज़्यादा हो जाए, सीरियस हो जाए। तो इमरजेंसी का भी मतलब यही होता है कि इंडिया में कोई क्राइसिस की सिचुएशन है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम की सिचुएशन है। तो मैंने कंप्लीट कर दिया है टॉपिक, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एक से ज़्यादा बार देखना, अच्छा लगेगा आपको। और यहीं स्टॉप करते हैं इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी किसी और चीज़ पे, पॉलिटी पे बनाऊंगी, GS2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे, ठीक है, सब पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।